हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपके सामने में डिस्कस कर रहा हूँ बिहार बोर्ड की इंग्लिश की किताब पैनोरमा पार्ट 2 जो कि क्लास 10 के लिए है और इसकी स्टोरी का नाम है गिल्लू। गिल्लू GILLU गिल्लू। और ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। आप इसे आसानी से पैनोरमा किताब में पेज नंबर 26 पर लोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस कहानी की जो लेखिका हैं ऑथर श्रीमती महादेवी वर्मा उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। महादेवी वर्मा वाज ए लीडिंग पोइटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोइट्री इन हिंदी। यहाँ पर एक शब्द ध्यान देने का है, छायावादी। She was also a well-known story writer and editor of the famous Hindi weekly Chand. Some of her important works include दीप शिखा, यम, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। She was the recipient of मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड and the ज्ञानपीठ अवार्ड along with पद्म भूषण. She was elected fellow of the साहित्य अकेडमी also. तो महादेवी वर्मा छायावादी परंपरा की बहुत ही बड़ी लेखिका रही हैं, बहुत पॉपुलर लेखिका रही हैं। उनका जन्म 1907 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। वो एक बहुत बड़ी कहानी लेखिका भी रही हैं और कुछ एक प्रसिद्ध जो हिंदी वीकली साप्ताहिक रहे हैं उसकी संपादक भी रही हैं, जिसमें से एक का नाम है चांद। उन्होंने जो बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है या उनके लेखन में से वो हिस्सा जो बहुत पॉपुलर रहा है, काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है, उसमें से कुछ एक के नाम हैं दीप शिखा, यम, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ और मेरा परिवार। उन्हें मंगला प्रसाद प्राइज़ भी मिला हुआ है, उन्हें भारत भारती सम्मान भी मिला हुआ है। और साहित्य जगत में एक बहुत बड़ा सम्मान होता है ज्ञानपीठ अवार्ड, वो भी उन्हें मिला हुआ है। ज्ञानपीठ इंग्लिश में कैसे लिखा है? JNANPITH, ये ध्यान देने की बात है। अच्छा, उन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि भारत में जितने भी सिविलियन अवार्ड्स हैं उसमें से भारत रत्न सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण और उसके बाद तीसरा नंबर है पद्म भूषण का। उन्हें साहित्य अकादमी उसकी फेलोशिप भी मिली हुई है। तो महादेवी वर्मा बहुत बड़ी लेखिका रही हुई हैं। मैंने इसमें एक शब्द पहले भी ध्यान दिलाया था, छायावाद। तो छायावाद कविताओं में ऐसा होता है कि लिखने के शब्द का सीधा सीधा अर्थ कुछ और होता है, जबकि उसके गहरे भाव कुछ और कहते हैं, और इस तरह की कविताओं को हम लोग छायावाद कहते हैं। अगर आप छायावाद के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा हरिवंश राय बच्चन उनके लिटरेचर पढ़ने होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका भी साहित्य पढ़ना होगा, तो आप छायावाद के बारे में समझेंगे। छायावाद के बारे में बाकी चर्चा हम लोग कभी बाद में करेंगे। अब आगे ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो इस कहानी का नाम है गिल्लू। Unexpectedly one morning when I entered the veranda from the room, I saw two crows playfully poking their beaks at the flower pots, as if engaged in the game of hide and seek. कि ये कवियत्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी, और अचानक एक दिन सवेरे जब मैं वरांडा में पहुंचती हूँ रूम से बाहर निकल के, बरामदा में पहुंचती हूँ रूम से बाहर निकल करके, तो मैंने देखा कि दो कौवे एक फूल के गमले के पास में चोंच मार रहे हैं बार बार, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हाइड एंड सीक, छुपा छुपी का खेल खेल रहे हों। Suddenly my assiduous critique of the mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this tiny being, lying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall. अचानक मेरे मन में कुछ ऐसा ख्याल आया, एक पुरानी बात कौवों के बारे में याद आ गई, जिसको ले करके मैंने सोचा कौवे बड़े चालाक पक्षी होते हैं, दुष्ट पक्षी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, आप सब ये बात समझ सकते हैं। तो इसीलिए कवित्री के मन में ये भाव आया कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, वहाँ पर कौवे कुछ न कुछ शरारत, कुछ इस तरह का काम कर रहे होंगे। तो जब कवित्री ने ध्यान लगा करके देखा तो उन्हें
दीवाल, जो घर की दीवार थी और जहाँ पर फूलदान गमला रखा हुआ था, उसके बीच वाली जगह में उन्हें कुछ दिखा, कुछ छिपा हुआ दिखा। मूविंग क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज ए टाइनी बेबी स्क्विरल दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम ए नेस्ट एंड वॉज नाउ बींग कंसिडर्ड बाई द क्रोज टू बी एन ईजी प्रे। माइंड द वर्ड्स, ईजी प्रे। ईजी प्रे, PREY, प्रे का मतलब होता है शिकार। तो यहाँ पर कुछ ऐसा था जो उन कौवों के लिए एक बहुत ही आसान शिकार हो सकता था। तो कवयित्री जब उसके नज़दीक जाकर के देखती हैं तो उन्होंने देखा कि किसी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, पेड़ के हिलने की वजह से या किसी वजह से एक गिलहरी का बच्चा वहाँ पर आकर के गिरा हुआ है और जिस पर कौवे चोंच मारने की कोशिश कर रहे हैं। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being and he was now motionless, clinging to the pot. आप देख रहे हैं ना, motionless। तो अभी तक ये दोनों कौवे उसमें 2 चोंच मार चुके थे, तो इसका मतलब उस गिलहरी के शरीर में 2 घाव हो चुके थे और घाव इतना तीखा था, इसका दर्द इतना ज़्यादा रहा होगा कि वो पक्षी, वो गिलहरी अभी मोशनलेस था। मतलब आप समझो कि वो फेंट हो चुका था, बेहोश पड़ा रहा होगा और वो किसी तरह से वहाँ पर उस फूलदान के पास में चिपका पड़ा था। Everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows, he be left alone. But my mind refused to accede to their views, and therefore I gently lifted him up and brought him to my room. And after wiping the blood from his wounds with cotton wool, applied penicillin ointment. तो ये पैराग्राफ पढ़ने पर ऐसा लग रहा है कि कवयित्री का मन बड़ा सहृदय रहा है, दयालु स्वभाव की रही हैं और जानवरों से उन्हें लगाव भी रहा है। ये बात सच भी है। तो वो कहती हैं कि घर के बाकी सदस्यों को ऐसा लगा होगा कि शायद ये अब बचेगा नहीं, ये गिलहरी का बच्चा शायद अब बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि उसे कौवों ने इतना चोंच मारा है तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। लेकिन कवयित्री का मन नहीं माना, तो उन्होंने अपने मन की बात को और दूसरों के विचार को रिफ्यूज़ करते हुए जाकर उसे देखा और उसे वो उठा करके अपने रूम में ले आती हैं और वहाँ पर वो उसके खून को, उसके घाव को उन्होंने रुई के फाहे से साफ़ किया और उस पर पेनिसिलिन लगा दी। पेनिसिलिन आप सब लोग जानते होंगे, ये एक पेन किलर दवा है, दर्द निवारक दवा है। आगे कवयित्री कहती हैं, I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wig dipped in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth and the drops of milk only slid down from both sides. कवयित्री ने कोशिश की कि किसी भी तरीके से रुई के एक फाहे को दूध में भिगा करके और उसके मुंह के पास में ऐसे दबा करके दूध की कुछ बूंदों को उसके मुंह में, उसके शरीर में दें ताकि उसे कुछ न्यूट्रिशन मिले, उस बच्चे को, गिलहरी के बच्चे को थोड़ा सा भोजन मिल सके, किसी भी तरीके से वो स्वस्थ हो सके। लेकिन दूध की बूंदें उसके मुंह के दोनों तरफ से, चोंच के दोनों तरफ से फिसल जा रही थी। Only after several hours of tending could I manage to pour 1 drop of water in his mouth. But on the 3rd day he became so much better and assured that he would use his 2 tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes. तो आगे कवयित्री कहती हैं कि घंटों मेहनत करने के बाद में उन्होंने किसी भी तरीके से ये सफलता हासिल की कि उसके मुंह में पानी की 1-2 बूंदें जा सकें और उनके लगातार कोशिश की वजह से तीसरे दिन तक वो गिलहरी का बच्चा इस हालत में हो गया कि वो अब अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से, क्लॉज से लेखिका की उंगली पकड़ सकता था और इसके अलावा उसकी जो ब्लू कलर की आँखें थीं मोतियों जैसी, उससे वो चारों तरफ में बस ऐसे ही चुपचाप देखा करता था। And in 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty refulgent eyes. अब यहाँ पर ये सारे जो एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं उसके ज़रिए उस गिलहरी के बारे में बताने की कोशिश की गई है कि वो शरारती था, उसकी पूँछ थोड़ी झबरीली सी थी, उसके रोएं जो थे वो बड़े स्मूथ थे
और वो घर में सब लोगों को देखा करता था। लेकिन ऐसा इस हालत तक पहुंचाने में उस कवियत्री का बहुत बड़ा हाथ रहा है और उसे 3-4 महीने लग गए। आगे देखते हैं। ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड। इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। तो अगर हम किसी जानवर को सिर्फ जानवर कहते हैं, कुत्ते को सिर्फ कुत्ता कहते हैं, गिलहरी को गिलहरी कहते हैं, तो गिलहरी का मतलब है सारी गिलहरियाँ। तो इसीलिए लिखा है सेंटेंस में कॉमन टू प्रॉपर नाउन, कि अब उसका नाम एक प्रॉपर नाउन नाम दिया गया उसे, उसका एक स्पेशल नेम, उसका अपना नाम दिया गया घर के लोगों ने, और उसे कहा गिल्लू। आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ ए वायर। For 2 years, this was Gillu's abode. All were pleasantly astonished at his antics and intellect. तो अब इस समय में वो जो गिल्लू है वो घर के सब लोगों का चहेता बन चुका है। लेखिका ने उसके लिए एक छोटा सा फ्लावर बास्केट, उसमें काफ़ी सारा ऊन का फाहा रख दिया और उसे खिड़की के पास एक तार से लटका दिया, जो आगे के 2 सालों के लिए गिल्लू का आरामदेह जगह बन चुका था, जहाँ पर वो प्यार से लेटा रहता था, खेलता था, आराम करता था, और घर के सारे लोग उससे बहुत ही खुश रहा करते थे, उसके तरह तरह की एक्टिविटी से, उसकी बुद्धि से। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it. और जब भी लेखिका लिखने को होती थी तो वो अक्सर किसी न किसी तरीके से लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता था। He would venture close to my feet, go swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed. वो अक्सर लेखिका के पैरों के पास चला आता था और उसके बाद पर्दों पर बड़े आराम से ऊपर चढ़ जाता था, ऊपर जाता, नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता, बहुत तेजी के साथ में। And this sequence would continue till the time I got up to catch him. और ऐसा वो तब तक किया करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने को हाथ नहीं बढ़ाती। तो अक्सर जो आपके प्यारे जानवर होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, कुछ न कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं आपका ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए। They all need attention. उन्हें सबको ना आपका ख्याल चाहिए, आपका ध्यान चाहिए होता है। On some occasions I used to hold Gillu and put his tiny body in a long envelope. Sometimes he would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes. Radiant eyes. तो इस तरह से कई बार ऐसा भी होता था कि लेखिका गिल्लू को एक बड़े से लिफाफे में, लंबे से लिफाफे में रख देती थी और उसके बाद उसे दीवार के बगल में ऐसे लटका देती थी, और जहाँ से बस वो घंटों तक लेखिका को अपनी चमकती आंखों से देखा करता था। इसीलिए लिखा है ना, रेडियंट आइज। एंड व्हेन हंग्री ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग। और जब उसे भूख लगती थी तो वो लेखिका के सामने कैसी आवाज़ करता था? चिक 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 चिक, ऐसे ही आवाज़ें करते हैं ना गिलहरियाँ। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक what inspired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire-meshed window. Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free. और जब उसे भूख लगती थी तो वो अक्सर लेखिका के पास में आकर के अपनी दांतों से चिक 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 की आवाज़ें निकालता था, और जब उसे लेखिका की तरफ से कुछ बिस्किट या काजू दे दिए जाते थे तो वो प्यार से उसे खाता, और उसके बाद में पास की खिड़कियों के पास में बैठ करके, खिड़की में जाली लगी हुई थी तो खिड़की के पास में बैठ करके वो बाहर की गिलहरियों को देखा करता, झांका करता, और सोचता होगा, हो सकता है आश्चर्य करता होगा, गिल्लू वहाँ पर बैठ करके क्या सोचता होगा। वो सोचता होगा कि बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर जो गिलहरियाँ रह रही हैं या कुछ पक्षी हैं और भी जो छोटे छोटे जानवर हैं, पक्षी हैं, वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो लेखिका ने इस चीज़ को कई बार नोटिस किया कि गिल्लू अक्सर खिड़की के पास बैठ कर के बाहर की चीज़ों को बड़े प्रेम से निहारता रहता है। तो उसके मन में आया कि भाई अब समय आ गया है कि अब उसे जल्दी ही
स्वतंत्र करना होगा, वी विल हैव टू सेट हिम फ्री। So by removing some nails, I made a small opening in a corner of the wire mesh, and on being able to go out from this opening, Gillu was thrilled to be liberated. तो लेखिका ने क्या किया, लेखिका ने खिड़की की जाली में से कुछ एक कीलें निकाल दी और थोड़ी सी वहाँ पर जगह बना दी, जिसके जरिए अब गिल्लू आराम से उसमें से बाहर निकल करके बाहर की दुनिया में ताका झांकी करने के बजाय बाहर की दुनिया में शामिल भी हो सकता था। और गिल्लू बाहर जा कर के उसने बड़ा थ्रिल्ड महसूस किया, बहुत अच्छा लगा उसे जब उसने आज़ादी महसूस की। ड्यू टू माई इम्पॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस। द मोमेंट द रूम वॉज ओपनड ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज एंड आई स्टेप्ड इन, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो। अब लेखिका बता रही हैं कि अब जब उन्होंने एक बार गिल्लू के लिए बाहर जाने का रास्ता बता दिया तो गिल्लू की डिपेंडेंसी इस घर के ऊपर से खत्म हो गई, खाने पीने की चीज़ों को लेकर के या बाकी चीज़ों के लिए। तो लेखिका कहती हैं कि लेखिका जब भी बाहर से घर में आया करती थी या घर से जब वो बाहर जाती थी तो उनका कमरा बंद कर दिया जाता था, और जब वो बाहर से घर में आया करती थी तो उस समय में ऐसा होता था कि जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती थी घर आकर के कॉलेज से आने के बाद में, तो गिल्लू उनके पास दौड़ करके आता था और वो उनके शरीर पर नीचे पैरों के पास से चढ़ करके ऊपर सिर तक आया करता, फिर ऊपर से नीचे आया करता। ऐसा अक्सर होता है, अगर आप लोगों में से भी किसी ने घर में बिल्ली पाल रखी हो, छोटा सा कुत्ते का पिल्ला पाल रखा हो, तो आप उसकी इस तरह की एक्टिविटी नोटिस कर सकते हैं कि व्हाट दे फील ड्यूरिंग योर एब्सेंस एंड व्हाट दे फील व्हेन यू कम टू देम। जब भी आप उनसे बाहर जाते हो तो उसके चेहरे पर क्या कैसा फीलिंग होता है, और जब आप घर से बाहर आते हो तो उन्हें कितना अच्छा लगता है और कैसे वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी खुशी को। तो लेखिका बता रही हैं कि इस तरह से ये एक रेगुलर रूटीन हो गया था, और जब भी लेखिका बाहर जाती थी तो गिल्लू उस छेद के जरिए खिड़की से बाहर निकल जाता था और बाहर की दुनिया में चला जाता था। ही वुड स्पेंड द होल डे विथ हिज लॉट जंपिंग एंड prancing अप एंड डाउन द ब्रांचेज। और बाहर जा कर के वो अक्सर पूरा का पूरा दिन पेड़ों की टहनियों पर इधर उधर कूदना जाना, इन सारी एक्टिविटी में वो बिजी रहता था। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट। अब लेखिका एक इंटरेस्टिंग बात बता रही हैं कि लेखिका को और भी जानवरों से प्रेम रहा है। उन्होंने कई सारे पालतू जानवर और पक्षी रखे हुए थे, लेकिन उसमें से कईयों का इनके साथ काफ़ी लगाव रहा है, लेकिन आज तक कभी भी किसी और पालतू जानवर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो लेखिका के प्लेट से कोई खाने की चीज़ खा सके। बट मुझे लगता है गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, एंड यस ही वाज। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल and the veranda, reach the table and would want to sit in my plate. With great difficulty, I taught him to sit close to my plate. His favorite food was kaju, and when not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing. तो अब लेखिका बता रही हैं कि गिल्लू अपवाद था, वो एक ऐसा पालतू जानवर था जो इनके प्लेट से खाने की चीज़ें खा लेने की हिम्मत रखता था। तो लेखिका बताती हैं कि जब भी वो डाइनिंग रूम में पहुंचती थी तो वो झट से खिड़की के रास्ते से वहाँ पर आ जाता, और वहाँ से आंगन को पार करके वरांडा पार करके वो खाने की टेबल के पास में बिल्कुल लेखिका के खाने की टेबल पर उनकी प्लेट के बगल में आ जाता था। लेखिका ये भी बता रही हैं कि कैसे उन्होंने उसे बड़ी मुश्किल से ये सिखाया था कि उसे प्लेट के नज़दीक कैसे बैठना है, और ये भी बता रही हैं कि उसका फेवरेट फूड क्या था, वो काजू खाना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। और ऐसा भी था, अब आप गिल्लू के नखरे देख लीजिए कि अगर गिल्लू को कई दिनों तक काजू नहीं मिलता था तो वो खाने की दूसरी चीज़ों के लिए मना कर देता था और उन्हें इधर उधर गिरा करके वापस अपने झूले पर चला जाता था। So around that time, being injured in a motor car accident, I had to spend some days in the hospital. Those days, whenever my room was opened, Gillu would rush down from his swing, but on seeing somebody else,
he would with the same alacrity scuttle back to sit in his nest. तो लेखिका के साथ एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया। एक बार किसी वजह से उनकी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें थोड़ी चोट लग गई, तो जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो हॉस्पिटल में रहने की वजह से वो इतने दिनों तक अपने घर पर नहीं आ पाई, और जब भी उनके कमरे को खोला जाता था तो गिल्लू, ये गिलहरी बार बार उनके पास दौड़ करके आती थी। लेकिन मैं इसे आता था कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर इसे मेल कैरेक्टर की तरह से गिल्लू लिखा गया है। गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, आप देख रहे हो ना, हिज स्विंग मतलब गिल्लू के जो रहने की जगह है वो एक छोटा सा झूला था, वही फूलदान जो लेखिका ने लटका रखा था। तो जब वो दरवाज़ा खुलने पर वो घर में आया करता और वो देखता था कि नहीं ये लेखिका नहीं है, कोई और है, तो वो वापस वहाँ से लौट करके अपने घोंसले में चलाया जाया करता था। Everyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only showed how little he was eating his favorite food those days. अब यहाँ पर एक इमोशनल बात है कि लेखिका के एब्सेंस में भी घर के बाकी लोग जो घर का दरवाज़ा खोलते थे या गिल्लू को जानते थे, वो उसे काजू ही देते थे खाने के लिए। लेकिन जब लेखिका बाहर से लौट करके आती हैं हॉस्पिटल से ठीक होकर के, और उन्होंने इसके झूले को, इसके घर को साफ़ किया, गिल्लू के घर को साफ़ किया, तो देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारे काजू रखे हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जितने दिनों तक लेखिका बाहर रहीं, गिल्लू ने अपना फेवरेट फूड खाया नहीं, उसने काजू नहीं खाया। तो इस तरह की इंटीमेसी हो जाती है आपके पेट एनिमल्स के साथ में, और कई बार होता है। During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going of a nurse or attendant. तो जितने दिनों तक लेखिका घर में आराम कर रही थी इंजरी से, एक्सीडेंट से ठीक होने के लिए, उतने दिनों के बारे में वो कहती हैं कि वो अक्सर गिल्लू उनके तकिए के पास में आकर के बैठा करता और उनके माथे पर धीरे धीरे सहलाया करता, उनकी बालों में अपने क्लॉज फेरता, ऐसे जैसे कि हाथ फेरते हैं, सहलाते हैं। और जैसे ही वो बाहर चला जाता तो लेखिका को ऐसा फील होता जैसे कि उनका कोई प्यारा सा नर्स, उनकी कोई प्यारी सी नर्स या अटेंडेंट बाहर चला गया हो, अब कौन उनका ध्यान रखेगा। सो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग समर आफ्टरनून्स, गिल्लू वुड एब्सटेन फ्रॉम गोइंग आउटसाइड और सिटिंग इन हिज स्विंग to keep himself close to me and also to tackle the summer heat. He had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me. अब एक और मज़ेदार बात है गिल्लू के बारे में। लेखिका बता रही हैं कि गर्मी के दिनों में जब वो घर में बैठ करके काम किया करती थी, गिल्लू बाहर जाने को मना कर देता था, या फिर वो अपने झूले में, अपने घर में, पिंजरे में भी नहीं रहता था। तो इसके बजाय वो कहाँ रहता था, वो अक्सर बाहर की गर्मी से बचने के लिए उसने एक नया ही अनोखा रास्ता ढूंढ लिया था। वो लेखिका के कमरे में जो सुराही रखी होती थी, जिसे हम ठंडा पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो एक मिट्टी का बर्तन होता है, उसके पास में आकर के बैठा रहता था, और इस तरह से वो ठंडक, गर्मी से बच करके भी रहता था और लेखिका के करीब भी रहता था। Squirrels have a life span of barely 2 years. As such, Gillu's lease of life finally came to an end. अब थोड़ा सा ट्रेजेडी वाली बातें होने वाली हैं ऐसा लग रहा है, और लेखिका ये काफ़ी इमोशनल होकर के लेखिका ने लिखा होगा कि आमतौर पर गिलहरियों की ज़िंदगी जो होती है वो मैक्सिमम 2 साल की होती है, मुश्किल से। तो इस तरह से वो उन्हें लग रहा था कि गिल्लू की भी जो लाइफ है वो अब ख़त्म होने वाली थी। तो इस कहानी में अब आगे हमें एक ट्रेजेडी एंड के बारे में पढ़ना होगा। फॉर द होल डे ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट। तो जब कभी ऐसी बात थी, मतलब जब गिल्लू के मरने के दिन नज़दीक आ गए या जब वो मरने वाला था, उस दिन पूरे दिन उसने कुछ भी खाना नहीं खाया और न ही वो बाहर निकला। इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे he came to my bed from the swing and clutched the same finger with his icy claws which he had clung to in his near death like state during his natal days. तो उस रात में
इस दर्द के साथ में, मतलब जानवरों को, लोगों को भी अक्सर पता चल जाता है जब उनके मरने के दिन करीब होते हैं। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मन में ऐसी कुछ फीलिंग तो हो ही जाती है। तो उसे भी कुछ ऐसा फील हुआ होगा। उस रात वो झूले के पास नहीं गया, वो वहाँ से उतर करके और लेखिका के पास में आया और बिल्कुल उसी तरह से लेखिका के हाथों को वो छूता है, पकड़ता है, जैसा कि उसने तब किया था जब किसी पेड़ से वो नीचे गिर गया था और पहले दिन जब कौवे उसे चोंच मार रहे थे। The claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth. But as the first ray of the morning touched him, he departed. तो लेखिका कहती हैं कि लेखिका का हाथ जब उसने अपने क्लॉज से, अपने पंजों से पकड़ा, तो लेखिका को लगा कि जैसे उसके हाथ, उसका शरीर बहुत ही ठंडा हो रहा है। तो लेखिका ने उसको गर्मी पहुंचाने के लिए हीटर ऑन किया और थोड़ी गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन किसी तरीके से रात काट ली उसने। लेकिन सूर्योदय की पहली किरणों के आने के साथ ही वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया, वो मर गया। His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed. तो लेखिका ने गिलहरी के रहने का जो छोटा सा घर बनाया था, जो छोटा सा झूला था, फूलदान जो खिड़की के पास में लटकाया था उन्होंने, उसे हुक से उतार लिया गया और खिड़की में जो जाली में जरा सी जगह बनाई गई थी गिल्लू को बाहर की दुनिया में आने जाने के लिए, उसे भी बंद कर दिया गया। गिल्लू was put to eternal rest. Gillu was put to eternal rest under the Sonjuhi creeper, both because he loved this creeper most and also because of the satisfaction I derive from my belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in the guise of a tiny yellow juhi flower. तो यहाँ पर बात हो रही है गिल्लू के मृत्यु संस्कार की। तो लेखिका कहती हैं कि गिल्लू को उन्होंने एक सोनजूही की लता है, एक फूल होता है, फूल का पौधा, उसके पास ही उसे दफना दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गिल्लू उस लता को बहुत प्यार करता था और उसके आसपास में रहता था, वहाँ खेलना रहना उसे पसंद था। और ऐसा लेखिका ने इसलिए किया, इस बिलीफ के साथ में किया कि हाँ, मरने के बाद में गिल्लू का शरीर वापस डिकम्पोज होकर के उस सोनजूही क्रीपर, उस लता, उस फूल के पेड़ की जड़ों में घुल मिल जाएगा। और कभी ऐसा हो सकता है कि किसी वसंत ऋतु में गिल्लू वापस उस फूल के पौधे में एक पीले रंग के जूही के फूल के रूप में खिल करके बाहर आ जाए और लेखिका को देखे। तो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ट्रेजेडी एंड है कहानी का। और इसमें लेखिका ने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि किस तरह से बचपन में, किस तरह से उनके जीवन में एक प्यारा सा जानवर आया था जिसको उन्होंने इतना प्यार किया, हालांकि वो 2 साल ही जिंदा रह पाया। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। इसमें जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इसे आप ज़रूर ध्यान देंगे कि ये वर्ड क्या हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इन्हें हम सेंटेंसेज में कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो द वर्ड्स आर अनएक्सपेक्टेडली, पोकिंग, एसाइडस, क्रिटिक, मिथिकल, इंटरसेप्टेड, प्रे, असॉल्ट, सर्वाइव, एक्सीड, एंटिक्स, एस्टोनिश्ड, इंटेलेक्ट, एबोर्ड, इटर्नल, डेराइव, प्रोस्ट्रेट, एलास्ट्रिटी, वेंचर्ड आउट, एब्सटेन और आखिरी वर्ड है रिफुलजेंट। तो इस तरीके से मैंने आपका ये चैप्टर डिस्कस किया। इंग्लिश लिटरेचर में एक खास बात है, या कोई भी लैंग्वेज जो हम सीखना चाहते हैं, हम अपने लैंग्वेज को इनरिच कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, उसे स्ट्रेंथन कैसे करेंगे, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर पढ़ना चाहिए। अगर कहीं कोई बोल रहा है तो सुनना चाहिए, अगर टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम आ रहा है उस लैंग्वेज में तो वो हमें देखना चाहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें बातें करेंगे, लिखेंगे या उस लैंग्वेज में लिखी हुई भाषा को पढ़ेंगे, द मोर वी विल स्ट्रेंथन द लैंग्वेज, उतना ही हमारी वो भाषा मजबूत होती जाएगी। तो अब हम
ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज करते हैं। आगे का चैप्टर मैं फिर से एक एक करके आपके साथ में डिस्कस करूँगा। फिर मिलते हैं। आप मेरे YouTube चैनल का नाम याद रखेंगे, न्यू एज कोचिंग, और मैं इसमें बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी टेक्स्ट और भी लेक्चर्स डालूँगा। हैप्पी लर्निंग। फिर मिलते हैं। बाय बाय।